एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी जो महाराज के महल में दासी का काम करती थी। राधा के घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। अरे बहू, इतनी देर लगा दी क्या एक दूध निकालने में? क्या हाथ टूट गए हैं तेरे? जी माँ, बस मैं आती हूँ, थोड़ा ही काम रहता है। थोड़े थोड़े काम के चक्कर में सुबह से भूखी बैठी हूँ। नाश्ता तक किसी ने नहीं दिया मुझे। अरे मेरी किस्मत, ये कैसी गंवार को घर में ले आई। अरे केशव, कहाँ मर गया है तू? क्या हो रहा है माँ? क्यों चिल्ला रही हो? राधा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अब तक माँ को नाश्ता नहीं दिया और मेरा नाश्ता कहाँ गया? अरे जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा काम खत्म किया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब नाश्ता बनाने ही जा रही हूँ, फिर महल के लिए भी निकलना है। अरे राधा, किसको दिखा रही है? ये महल के ठाठ रानी तो है नहीं तू, बस दासी है, दासी समझी। और सुन ले, माँ को नाश्ता दिए बिना अगर कहीं गई तो बुरा होगा। नहीं नहीं जी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। माँ को नाश्ता दिए बगैर मैं कभी नहीं गई। ऐसा हुआ है क्या कि मैंने आपको नाश्ता दिए बगैर घर से निकलने दिया हो? अच्छा प्रवचन नहीं, तुमसे नाश्ता मांगा था। बड़ी आई प्रवचन देने वाली। चलो माँ, अंदर चलते हैं। राधा की जिंदगी ऐसी ही थी। सारे घर का काम करने के बाद राधा महल की ओर निकलती थी। राधा को कोई संतान नहीं थी, जिसके ताने उसे हर रोज मिलते थे। उस राज्य में महाराज जयराज सिंह नामक राजा राज करता था। राजा जयराज का स्वभाव कुछ क्रूर था। वे बहुत गुस्सा जालिम माने जाते थे। एक दिन राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। राजा जब जंगल में घूम रहे थे, तभी एक सन्यासी की नजर उन पर पड़ी। राजा को देखते ही सन्यासी बोले, ये तो महाराज जयराज सिंह हैं। लगता है इधर ही आ रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं एक पाखंडी हूं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। पाखंडी, जिसने एक साधु का भेष बना रखा था, अभी सोच ही रहा था कि तभी राजा भी वहां पहुंच गए और बोले, प्रणाम साधु महाराज, मैं जयराज सिंह इस राज्य का राजा हूं। मुझे साधु संतों पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी जी महाराज, आप पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं? मैं अवश्य उत्तर दूंगा। महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। राजन, मैं यह तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बहुत भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से ही नफरत होने लगी। राजा तुरंत महल लौटा। राजा बहुत ही परेशान अवस्था में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परेशानी में वह इधर उधर चलने लगा। तभी रानी की नजर राजा पर पड़ी। महाराज, क्या बात है? आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। कैसी परेशानी है? मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। परेशानी तुम हो रानी, तुम ही मेरी परेशानी का कारण हो। मैं कैसे महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन लीजिए जरा ध्यान से। रानी, अगर आपने एक बेटी को जन्म दिया तो उसे तो मैं मरवा ही डालूंगा, मगर आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गई ना आप? रानी ने जैसे ही राजा की यह बात सुनी, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रानी दिन रात इसी बात के बारे में सोचती रहती और यही प्रार्थना करती कि उनके यहाँ बेटी न हो। इसी तरह समय बीतता गया और ऊपर वाले की मेहर से रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महलवासियों, सब खुशियां मनाओ। महल का उत्तराधिकारी आ गया है। सब नाचो, घूमो और गाओ। महाराज को जैसे ही ये खबर मिली, वो खुशी से झूम उठे। महल खुशियों से गूंज उठा। चारों ओर संगीत बजने लगा। अधिकारी और दासियां झूम झूम कर नाचने लगे, मानो पूरा महल उत्सव में डूब गया हो। इधर रानी तो बस इसलिए खुश थी कि पुत्री नहीं हुई।
वरना राजा उसको और उसकी बेटी दोनों को मार देता। ऐसे ही समय बीत गया। राजकुमार अब 2 साल का हो गया था। रानी फिर से गर्भवती थी। राजा रानी के कक्ष में आए और बोले, मैं कुछ समय के लिए रीथनगर जा रहा हूं। वहां हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। राजकार्य को कुछ समय के लिए मंत्री ही देखेगा और आप भी यहां हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। मगर याद रखना रानी, हमें लौटने में समय लगेगा। यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो उसे मरवा देना। मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं यहाँ का सब काम देख लूंगी और पहुंचकर हमें पत्र लिख देना कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। राजा को वापस अपने नगर लौटने में कई महीनों का समय लग गया, लेकिन इस दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर रानी को था वही हुआ। बेटी को देखते ही रानी घबरा गई। अरे ऊपर वाले, जिस बात का डर था वही हो गया। अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये गिरा हुआ काम मैं कैसे करूं? मैं एक माँ हूं। मुझे जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी भी प्यारी है। कन्या हत्या का पाप तो बहुत बड़ा होता है। इतना कहकर रानी रोने लगती है। तब एक दासी रानी के कक्ष में आती है और आकर रानी से कहती है, रानी, गुस्ताखी माफ। आप इतना क्यों रो रही हैं? पुत्र के जन्म पर तो खुशियां मनाई गई थीं और आज पुत्री के पैदा होने पर मातम मनाया जा रहा है। क्या यह विपदा महल में भी होती है? रानी, नहीं राधा, मैं एक माँ हूँ। मैं ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती हूँ? पुत्रों और पुत्रियों में वास्तव में जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। महाराज ने कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताओ, मैं इस मासूम की जान कैसे ले सकती हूँ? बस यही सोच सोचकर मैं रो रही हूँ। अरे रानी साहिबा, आप चिंता न कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि मैंने पुत्री को मरवा दिया। हम आपको आपकी पुत्री को महलवासियों के सामने मारने के लिए ले जाते हुए दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि पाल लेंगे। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरी भतीजी है। इस तरह इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से भी यह दूर हो जाएगी। यह सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और रानी बोली, ये पुत्री भले ही मुझे देखने को न मिले, कम से कम जीवित तो रहेगी। मेरी पुत्री राधा, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दान आभूषण भी दूंगी। मेरी पुत्री को तुम्हें राजकुमारी की तरह ही पालना होगा। जी रानी, आप चिंता मत करें। मैं आपकी राजकुमारी को राजकुमारी की तरह ही पालूंगी। इतना कहकर दासी ने राजकुमारी को उठा लिया और फिर सारे महलवासियों के सामने ऐसा दिखावा किया मानो वह राजकुमारी को मारने के लिए ले जा रही हो। महल से निकलते ही गोरी ने रानी के दिए हुए दान से एक तांगे को रोका और उस पर बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। गोरी सारे रास्ते बस यही सोचती रही कि इस मासूम को घर ले जाकर वह अपनी सास और अपने पति से क्या कहेगी। क्या वे इस मासूम को पालने देंगे? गोरी चिंता में डूबी हुई थी कि इतने में तांगा उसके घर के पास पहुंच गया। वह तांगे से उतरी और घर के अंदर चली गई। अरे गोरी, ये क्या है? ये किसका बच्चा उठाकर ले आई हो तुम? और इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? तुम तांगे पर बैठकर आई हो? अरे मुझे सांस तो लेने दो, आते ही 100 सवाल करने लग गए। अरे गोरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। यह किसका बच्चा है और तुम कहां से आ रही हो? अरे मैं महल से आ रही हूं और यह एक कन्या है। ये राजकुमारी है। राजकुमारी? क्या तुम महल से राजकुमारी को चुरा कर ले आई हो? गोरी, पागल तो नहीं हो गई तुम? नहीं, चुराकर नहीं लाई हूं। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे दिया है, क्योंकि राजा ने इसे मारने का हुक्म दिया था, इसलिए मैं इसे छुपाकर यहां ले आई। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे बहुत सारा धन और आभूषण दिए हैं। गोरी का पति और उसकी सास बड़े ही लालची थे। दोनों बहुत खुश हुए कि अब महल से दान की प्राप्ति होगी और राजकुमारी के नाम पर वे जितना लूटना चाहें रानी को लूट सकते हैं। मगर गोरी एक अच्छी औरत थी, वह किसी भी लालच में पड़ना नहीं चाहती थी। अरे मेरी सास का लालच तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है।
आज पता नहीं क्या मांगने को बोलेगी रानी से। अरे गोरी, कल मोही क्या तू गाय का दूध निकालती रहेगी या महल भी जाएगी? अरे ऊपर वाले की कृपा से कितना अच्छा मौका मिला है और तू अभी तक यहाँ बैठी हुई है। हाँ माँ, मैं बस ये काम खत्म कर दूं, उसके बाद जाती हूँ। बड़े काम करती है तू, कम कर बातें और सुन इसकी। दफा हो। और हाँ, रानी से 9 लाख हार मांगना है तूने। 9 लाख? क्या हो गया? आपको मैं रानी से 9 लाख क्यों मांगूंगी? भला बताइए तो। क्योंकि तू एक मूर्ख औरत है। अरे नालायक कहीं की। अगर तुझे नहीं चाहिए कुछ भी तो हमें चाहिए, समझी? आज अगर तू 9 लाख हार न लेकर आई तो इस घर में मत आना। माँ जी, हाँ, अच्छा ठीक है, मगर इतना लालच अच्छा नहीं होता। अरे ज्ञान मत दे मुझे। चल अब निकल, वरना मुझे डंडा उठाने में जरा भी देर नहीं होगी। गौरी अपनी सांस से डर कर उठी और फिर जल्दी में दूध से भरी हुई बाल्टी रखती है। उसने राजकुमारी को प्यार किया और फिर महल की ओर निकल पड़ी। गौरी मन ही मन सोच रही थी, आज वह रानी से 9 लाख हार की बात कैसे करेगी, मगर उसके दिल में सास का डर भी था। इस तरह काफी समय बीत गया। जब राजा वापस लौटा तो उसे बताया गया, महाराज, आपके जाने के बाद आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया था। आपके आदेश के अनुसार उसे मारकर जमीन में दफना दिया गया है। राजा यह सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। इस तरह काफी समय बीत गया। अब गौरी की बेटी यानी राजकुमारी भी बड़ी हो चुकी थी। वह काफी सुंदर थी। एक बार जो उसे देखता था फिर देखता ही रह जाता था। अरे कम वक्त मेरे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या चाहती है तू कि मैं बूढ़ी औरत होकर पानी लेने जाऊं? तभी तेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी, बता तो नहीं। नहीं नहीं दादी माँ, आप क्यों जाएंगी? मैं हूं ना, मैं जाती हूँ, मैं ले आती हूँ पानी। आप माँ को बता देना कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, राजा जयराज अपने नगर की सैर कर रहे थे। जब उनकी सवारी उस दासी के घर के सामने से गुजरी तो राजा की नजर उस खूबसूरत कन्या पर पड़ी। रूपवती तो वह थी ही, पर उस समय और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा जयराज अचानक उसे देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह अत्यंत रूपवती थी। उसकी सुंदरता पर राजा मोहित हो गया। उसी समय राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ए मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसके रूप ने तो मुझे घायल कर दिया है। जल्द जल्द इसका पता लगाओ। मंत्री उस सुंदर कन्या के घर तक पहुंचा। वहां जाकर वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह तो महल में काम करने वाली एक दासी का घर था। मंत्री ने तुरंत राजमहल लौटकर राजा को सारी बात विस्तार से बताई। महाराज, वह कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दासी की बेटी है। वही दासी जो हमारे राजमहल में सेवा करती है। मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। उसकी मोहनी मूरत मुझे बार बार बेचैन करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाओ और उस बूढ़ी औरत के घर जाकर उस लड़की से मेरे विवाह की बात करो। ठीक है महाराज, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं खुद उस बूढ़ी दासी के घर जाऊंगा। मगर याद रहे मंत्री जी, जाते हुए बहुत सारे तोहफे ले जाइएगा, ताकि वे लोग मेरी आयु भूल जाएं। महाराज, आप भी ना। आप तो इस राज्य के राजा हैं। आपकी आयु भला कौन देखेगा? आपको कौन ना कह सकता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं लौटकर ही आपको शुभ समाचार दूंगा। अगली सुबह मंत्री दासी के घर पहुंचे। मंत्री उनके लिए बहुत सारे तोहफे ले गए और उनके घर पहुंचकर आवाज लगाने लगे, अरे घर में कोई है? मैं राजमहल का मंत्री हूं। अगर घर में कोई है तो बाहर आओ। मंत्री जी, आप यहाँ आए हैं, सब ठीक तो है ना? महल में वैसे सब कैसे हैं?
सब कुशल मंगल तो है? जी जी दासी, महल में सब ठीक है। हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। दरअसल हमें यहाँ स्वयं महाराज ने भेजा है। महाराज ने? मैं कुछ समझी नहीं, आप खुलकर बात कहिए। दरअसल बात यह है कि महाराज को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। महाराज ने अपने विवाह का संदेश आपकी बेटी के लिए भेजा है। क्या आप होश में तो हैं मंत्री जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बहन, मैं महाराज का विवाह का समाचार तुम्हारी बेटी के लिए लाया हूं, तुम्हारे लिए नहीं। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या तुम अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाओगी? कभी देखो, तुम तो भली भांति जानती हो महाराज को। उनका क्रोध कितना भयानक है। ऐसा न हो कि वे तुम्हारी बेटी को यहां से चुपके उठा ले जाएं। उनसे भला कौन पूछे? यह अच्छा मशवरा दे रहा हूं मैं। मान लो, वरना कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। देखिए मंत्री जी, मैं शराफत से कह रही हूं आपसे कि यहां से चले जाइए। मैं अपनी बेटी का विवाह राजा से नहीं कर सकती। यह संभव ही नहीं है। संभव नहीं है? मगर क्यों? इसमें असंभव वाली क्या बात है? देखिए मंत्री जी, मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकती। आप बस यहां से चले जाइए और फिर कभी यह बात लेकर मेरे द्वार पर मत आना। सारे गांव में यह बात फैल गई कि दासी राधा ने अपनी कन्या का रिश्ता महाराज को देने से इनकार कर दिया है। सारा गांव महाराज पर हंस रहा था। मंत्री बड़े ही गुस्से में महाराज के पास पहुंचे। राजा जयराज ने मंत्री को देखते ही हंसकर कहा, मंत्री जी बड़े जल्दी लौट आए हैं। क्यों, दासी ने आपको चाय पानी के लिए नहीं पूछा? महाराज, क्षमा कीजिए, मगर हम अच्छी खबर नहीं लाए हैं। दासी ने साफ इनकार कर दिया है और यहां तक कि हमारा अपमान करते हुए कहा कि यह बात दोबारा लेकर मेरे द्वार पर मत आना। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री जी? उस दासी की इतनी हिम्मत! आपने उसे जी जिंदा कैसे छोड़ दिया? महाराज, प्रजा हमसे बहुत नाराज है। अगर हम वहीं उसे मार देते तो लोगों की नफरत और बढ़ जाती, जिससे आपके सिंहासन को खतरा पहुंच सकता था। इस समय हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। मंत्री जी, हम अपना क्रोध रोक नहीं पा रहे। उस दासी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमें यह सहन नहीं होगा। मंत्री जी, उस दासी को पकड़कर तुरंत यहां लाया जाए। जी महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम सिपाहियों को भेजते हैं उसे पकड़कर लाने के लिए। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी तरफ दासी राधा बहुत परेशान बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अरे राधा, इतनी चिंता मत करो। केशव भी घर में नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, मैं कैसे परेशान न हूं, तुम ही बताओ। ऊपर वाले, क्या कोई अनर्थ होने जा रहा है? अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा को इस बात का पता नहीं है। हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। लेकिन केशव भी घर में नहीं है। हम तीनों इस समय घर से निकलकर जाएंगे। वे लोग आपस में अभी बात ही कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती। राधा डर के मारे अपनी सांस से कांप उठती है। माँ, इस वक्त कौन हो सकता है? अरे डर मत, केशव होगा। जाकर दरवाजा खोल राधा। राधा दरवाजा खोलने जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहां राजा के सिपाही खड़े होते हैं। उन्हें देखकर राधा डर जाती है। आप लोग यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? हमें महाराज ने भेजा है। तुम्हें लेने आए हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब राधा बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वह सिपाहियों के साथ महल की ओर रवाना हो जाती है। महाराज, यह वही है जिन्होंने आपका अपमान किया था और आपके विवाह के
प्रस्ताव को ठुकराया था। एक दासी की बेटी के लिए हमने विवाह का प्रस्ताव भेजा और एक दासी की इतनी हिम्मत कि वह हमें इनकार करे। सिपाहियों, इसे तब तक मारो जब तक कि यह विवाह के लिए राजी न हो जाए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, आप उससे शादी नहीं कर सकते। वह मेरी बेटी नहीं है। महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी है, जिसे आपने मारने का हुक्म दिया था। क्या बकवास कर रही हो दासी तुम? यह मैं क्या करने जा रहा था? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दासी, वह लड़की अभी तक जिंदा बची हुई है। मंत्री जी, राजकुमार को बुलाइए। अभी उसी समय राजकुमार आता है और डरते डरते राजा से पूछता है, कोई विशेष कार्य है क्या? जी राजकुमार, यही समझ लीजिए। ऐसा कार्य कीजिए जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, और हम इस बार पूरी तरह आप पर भरोसा कर रहे हैं। जी कहिए पिताश्री, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आपकी वह बहन, जिसे हमने उसके बचपन से ही मृत घोषित कर दिया था, अभी तक जिंदा है, तो आपको उसे मारकर दफन करना है और प्रमाण के तौर पर उसकी आंखें निकालकर हमारे लिए लानी है। क्या? जी पिताश्री, जैसा आपका आदेश। राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर निकला। राजकुमारी भी अपने भाई के साथ साथ चल रही थी। ऐसे चल रही थी कि उसे अपने भाई से जरा भी डर न हो। राजकुमार जंगल के बहुत अंदर जाकर रुक गया और फिर अपनी बहन से कहने लगा, न जाने ऊपर वाले ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। बचपन से आज तक तुम अजनबी लोगों के बीच पली बढ़ी हो। राजकुमारी होकर भी तुमने गरीबी में जिंदगी गुजारी है। तुम्हारा भाई कभी तुम्हें मार नहीं सकता। इस जंगल में कहीं छिप जाओ। इसके बाद तुम्हारे भाग्य में जो होगा, यह जंगल तुम्हें वहां पहुंचा देगा। भाई, मैंने आज पहली और शायद आखिरी बार आपको देखा है। अगर आपने मुझे नहीं मारा और मेरी आंखें निकालकर नहीं लाई तो पिताश्री आपको मार देंगे। फिक्र मत करो, मैं जाते हुए एक हिरन का शिकार करूंगा और उसकी आंखें लेकर जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया और एक मजबूर बहन अपने भाई को जाते हुए निहारने लगी। इस तरह राजकुमारी को उस जंगल में रहते हुए काफी समय गुजर गया। वह पेड़ों से फल और पत्ते खाकर अपना गुजारा करती थी। अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके वस्त्र फट चुके थे ससे। तभी उस जंगल में दूसरे राज्य का एक राजकुमार भ्रमण करने आया और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुश्किल में है, और ये आवाज भी किसी स्त्री की लग रही है। राजकुमार की आवाज सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। तभी राजकुमार बड़े प्यार से बोला, देखो, मैं एक राजकुमार हूं। तुम जो भी कठिनाई में हो, सामने आओ। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। तब झाड़ियों में हलचल होती है और एक बहुत ही सुंदर स्त्री बाहर आती है। राजकुमार उसे देखकर हैरान रह जाता है। इतनी सुंदर लड़की, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? राजकुमार, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। मुझे मेरे पिता ने मारने के लिए इस जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बेटियों से नफरत थी। मैं काफी समय से यहाँ हूँ, पेड़ों के फल और पत्ते खाकर गुजारा कर रही थी। अब तक क्या ऐसा निर्दयी पिता भी होता है? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारा यहाँ जंगल में रहना ठीक नहीं है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। जी राजकुमार, अगर आप मुझे अपने महल की रानी बनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर राजकुमार उसे लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गया और महल पहुंचकर राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। दूसरी तरफ राजा जयराज, जो कि एक संग की ओर जालिम राजा था, इसलिए उसकी प्रजा उससे बहुत नाराज थी। इस बात का फायदा उठाने के लिए दूसरे राज्य के राजा उसके राज्य पर हमला करना चाहते थे। उन्हीं में से एक राजा की बेटी का पति राजकुमार युवराज भी था। मगर राजकुमार युवराज को यह मालूम नहीं था कि उसकी रानी असल में राजा जयराज की बेटी है। एक दिन राजकुमार युवराज ने राजा जयराज के राज्य पर हमला कर दिया और उसके महल में घुस गया। राजकुमार, हमें क्षमा कर दीजिए।
हमने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। हम अपनी हार स्वीकार करते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। युवराज, हमें माफ कर दीजिए। नहीं महाराज, हम आपको माफ नहीं कर सकते। आपको आपके पापों की सजा के रूप में मृत्युदंड मिलना चाहिए। इतना होते ही वहां राजकुमारी आ जाती है। राजा अपनी बेटी को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। पिताजी, आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। क्या ये आपके पिता हैं? इतना निर्दयी पिता और एक बेटी का अपने पिता से इतना प्यार? ठीक है रानी, आप कहती हैं तो हम आपके पिता को क्षमा कर देते हैं, मगर अब ऊपर वाला आपके पिता को क्षमा करेगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इस तरह राजकुमारी ने राजा को क्षमा कर दिया और वे सब खुशी खुशी महल में रहने लगे।